रिबॉर्न ऑफ पावरफुल मिस्टीरियस गर्ल। एपिसोड 7। फाइनली पायल ने अपने भाई से बोली, ठीक है छोटे, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेडिसिन को स्किप किया है तो देख लेना। उसकी बात सुन उसका भाई अपने चेहरे पे मुश्क लिए बोला, प्रॉमिस में दावा स्किप नहीं करूंगा, अब आप बेफिक्र होके जाओ और एग्जाम दो। उसकी बात सुन पायल अपना सर हिला देती है। तभी रक्षित बोला, चलो मैं तुम्हें वहां छोड़ देता, हमारा ऑफिस उसी के रास्ते में है। यह बात उसने झूठ कही थी। पायल उसको थैंक यू बोलकर वह से वार्ड में रेडी होने के लिए चली गई। अब आगे। थोड़े ही टाइम में पायल रेडी होकर बाहर आई, तभी उसने देख कि उसके भाई की व्हीलचेयर को एक नर्स ने पकड़ के रखा है। वही उसका भाई उसे मुस्कुराते हुए ऑल द बेस्ट बोल रहा था। पायल उसके पास आ माथे किसकर बोली, जो बोली हूँ उसका ध्यान रखना और दादी माँ को परेशान मत करन। उसकी बात उसका भाई अपना मुंह बनाते हुए बोला, दी क्या मैं आपको छोटा बच्चा लगता हूँ? हाँ माना, मैं अभी सिर्फ 15 साल का हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे बच्चा नहीं बोल सकते हो। उसकी बात सुन पायल मुस्कुरा एक फिर से उसे सारी इंस्ट्रक्शन देकर वो रक्षित के जाने लगी। वही रक्षित पहले अपने सामने जा रही पायल को देखता, फिर एक और नजर उस नर्स को देखता है, जैसे कह रहा हो उसके भाई का ख्याल रखना। उसकी आंखों में वो नर्स अपने लिए वार्निंग साफ देख सकती थी, जिसे उसके शरीर में एक कप कांपी छूट कर निकल गई। वो अपने डर भरी नजर उसकी देख अपना सर हिला देती है, जिसे देख रक्षित भी पायल के पीछे पीछे वहां से निकल गया। उसके जाते ही वो नर्स तो अब तक खुद को किसी खाई के नोक पे देख रही, अब उसने एक राहत की सांस ली। वो पायल के भाई को वहां से लेकर सीधा दादी माँ के वार्ड में चली गई। रक्षित ड्राइव कर रहा था, लेकिन बीच बीच उसकी नजर पायल पे भी जा रही थी, तो वही रक्षित की नजर से बेखबर पायल कार से बाहर देख रही थी। उसने नहीं सोचा था कि वो आज एग्जाम देने जा पाएगी। वो इस बात को सोचकर उदास भी थी, लेकिन अपने भाई और रक्षित के फोर्स करने पे वो अपने एग्जाम की तरफ जा रही, ये सोच उसके दिमाग में आते ही उसने रक्षित की तरफ देख, जो कि अब सामने कार ड्राइव करने में फोकस कर था। ऑफकोर्स वो पायल की सोच थी, क्योंकि जब रक्षित को रियलाइज हुआ कि पायल उसकी तरफ देखने वाली, उसने जल्दी से अपना सर घुमाकर ड्राइव में फोकस करने लगा था। पायल रक्षित की तरफ देख बोली, थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, आपकी वजह से मैं अपने एग्जाम को से पाऊंगी, वरना मुझे तो लगा था कि मेरा ये साल पूरा वेस्ट हो जाता। उसकी बात रक्षित पायल की तरफ देखने लगा। वो कुछ देर उसको देखने बाद रक्षित बोला, इसमें थैंक यू बोलने वाली बात नहीं है। तुम हमेशा से मेरी बहन के साथ रही, जैसे इफेक्ट मैंने नित्य का तुम्हारी तरफ देख है, उसके लिए तुम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती हो। इसलिए मैंने बस ये किया क्योंकि तुम्हार भाई की बातों से लग रहा था अगर तुम ये एग्जाम नहीं देती तो तुम खुश नहीं रहती, और अगर तुम उदास होती तो शायद इसका असर मेरी बच्चा पे भी पड़ता। उसकी बात सुन पायल ने अपना सर हिला बोली, बिल्कुल नहीं, मैं उसकी लाइफ नहीं बल्कि वो मेरी लाइफ में एक एंजल बन के आई है। कभी कभी जब मैं निया को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने अपने पिछले जन्म में कौन से ऐसा अच्छे कर्म किया है कि मुझे इस जन्म में निया जैसी बेस्ट फ्रेंड मिली। जब मेरे खुद के घर वाले मेरी तरफ नहीं थे, उस वक्त निया ने मुझे अपना परिवार बनाया था। उसकी बात सुन रक्षित उसकी तरफ देखना लगा। उसे पायल की आंखों में एक दर्द दिखाई दिया दे रहा था, जिसे देख उसके दिल में अनजाना सा दर्द महसूस हुआ। उसने टॉपिक को चेंज करने के इरादे से कहा, क्या तुम्हारा एग्जाम को लेकर नर्वस फील कर रही हो? क्या तुम्हें डर लग रहा? उसकी बात सुन पायल बोली, नहीं, मुझे भला नार्वे क्यों फील होगा, मैंने पहले से तैयारी कर रखा था इस एग्जाम की। उसकी बात सुन रक्षित अपना सर हिला बोला, अच्छा है। ऐसे ही एक दूसरे से बात करते हुए दोनों कब सेंटर के पास पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। सब लोग अभी सेंटर के बाहर खड़े थे। पायल कार से उतर गई और रक्षित को थैंक यू बोलकर वह से चली गई। रक्षित भी बस उसको जाते देख मुस्कुरा दिया। तभी उसके साइड की विंडो पे नॉक, उसने अपना सर घुमा के देखा तो वह पे आशीष खड़ा। उसे देख रक्षित ने अपना माथा पीट लिए। आखिर इसकी की नजर से कभी कोई चीजें बचती क्यों नहीं थी। उसने आशीष को इग्नोर किया और कार को स्टार्ट कर वहां से निकल गया। वैसे भी आज उसको ऑफिस में अपना काम जल्दी जो खत्म करना था, इसलिए वो बिना आशीष के लिए रुके बिना बोले वहां से निकल गया। इधर आशीष ने जल्दी से अपने फोन में एक मैसेज टाइप करते हुए लिखा, हमारे बिग ब्रो को लड़की पसंद आ गई है। अब वो खुद एक लड़की अपने साथ लिटिल सीज के सेंटर छोड़ने आए थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लड़की लिटिल सीज की दोस्त है। क्या बिग ब्रो हमारी प्रिंसेस से करीब जाने की कोशिश कर रहे? ये बात उस ग्रुप में ए नाम के इंसान ने किया था। तभी एक और मैसेज फ्लैश हुआ जो कि टी नाम से आया था। बिग ब्रो बहुत ज्यादा तेज निकल है, मुझे लगता है हमें भी प्रिंसेस की फ्रेंड से ही शादी करनी चाहिए। इसे हम प्रिंसेस को खुश रख सकते हैं, साथ उसके फेवरेट भाई वाले लिस्ट में भी आ सकते हैं। तभी एक के नाम से मैसेज आया, अरे ओ गधो, भाई ने जरूर उसे लिफ्ट दी होगी क्योंकि वो क्यूटी पाई की दोस्त है, इसलिए तुम दिनों अपना खाली दिमाग ज्यादा मत लगाओ। फिर उस इंसान ने आशीष को टैग करते हुए कहा,
मिस्टर जासूस, हमने ये ग्रुप क्यूटी पाई के लिए बनाए हैं, ना तेरी ऐसी बातों के। अगर नहीं भाई तुझे मार मार के अफ्रीका भेज दे तो आइंदा ऐसी बात ग्रुप पे मत बोलना। और तुम लोग शायद भूल रहे कि भाई भी इसी ग्रुप में है। तभी आशीष तुम दोनों पीछे हो, क्योंकि मैंने अभी तक लिटिल सीस की एक फ्रेंड को देखा है, बस उसके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा है। मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी जल्द से जल्द आज्ञा काम खत्म करके आओ। आज बिग ब्रो लिटिल सीस के साथ बाहर घूमने जाने वाले हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करने वाले। देखो लो बिग ब्रो तुमसे लोगों से ज्यादा बिजी रहते हैं और फिर भी वो लिटिल सीस से मिलने आ गए। मुझे लगता है लिटिल सीस बिग ब्रो को ज्यादा प्यार करेगी, इसलिए जल्दी आओ। दूसरी तरफ एक ने रिप्लाई किया, लगता है बिग ब्रो हमारी बहन के मन में खुद के लिए ज्यादा अफेक्शन और प्यार पाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ने मुझे ब्राजील भेजा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द अपनी प्रिंस को सरप्राइज दूंगा। यहाँ आशीष और ए और टी आपसे में खिचड़ी पका रहे थे तो वही नित्य मोक्ष के साथ खड़ी थी कि तभी उसके पायल आई। पायल नित्य की तरफ देखते हुए बोली, हाय नित्य। नित्य ने भी अपना सर हिला दिया। तभी उसकी नजर नित्य के बगल में खड़े लड़के पे गई। नित्य, ये मुझे थोड़े जाने पहचाने लग रहे। उसकी बात सुन नित्य बिना किसी एक्सप्रेशन के पायल को मोक्ष से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, मोक्ष ये मेरी बेस्ट फ्रेंड पायल मेहरा है, मेहरा ग्रुप की प्रिंसेस है। और पायल ये वो अभी आगे कुछ बोलती पायल बोल पड़ी, नित्य क्या ये वर्ल्ड के सबसे बड़े बिजनेसमैन मोक्ष राठौर तो नहीं? तो नित्य ने अपन सर हिला दिया। उसको तो पता ही नहीं था कि ये वही मोक्ष राठौर है जो कि दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन में आता है। तभी नित्य पायल की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता कि ये दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मोक्ष राठौर है? उसके जवान में पायल ने उसके सर पे टपकी मरते हुए बोली, अरे यार तुम कैसे भूल सकती हो, मैं इन्हें अपना आइडल मानती हूँ। वो लोग अभी आगे कुछ बात कर पाते कि तभी बेल की रिंग उन्हें सुनाई दी। मोक्ष ने नित्य का हाथ पकड़ बहुत ही प्यार से बोला, देखो तुम्हें ज्यादा टेनेसी और प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ एग्जाम में। सबसे पहले वही क्वेस्ट सॉल्व करना जो कि तुम्हें आते हो, जिनमें तुम स्कोर कर सकती हो। उसके बाद वो उसके फोरहेंड पे किस करते हुए बोला, जाओ और ऑल द बेस्ट। उसके पायल की तरफ देखते हुए उसके सर ओए हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें भी बेस्ट ऑफ लक। उसकी बात सुन पायल ने उसको थैंक यू जीजू बोलकर वह से नित्य के हाथ पकड़ चली गई। इधर जब मोक्ष ने उसको जाते देख तभी उसकी आंखें में ठंडी चमक आ गई। वो अपनी कार को स्टार्ट कर वहां से निकल गया। थोड़े टाइम उसकी कार एक पुराने फैक्ट्री के पास आके रुकी। मोक्ष अपने डेंजरस और के साथ कार से बाहर आया और सीधा उस फैक्ट्री के अंदर चला गया। थोड़े ही टाइम में वो एक जगह पहुंचा, वह पे 2 आदमियों को बांध के रखा गया था। वो दोनों अभी बेहोश थे कि तभी मोक्ष ने अपने आदमी को ऑर्डर देते हुए बोला, इन्हें अभी के अभी होश में लाओ। उसकी बात सुन वहां मौजूद गार्ड्स में एक गार्ड अपने हाथ में पानी की बाल्टी लिए आता है, उन दिनों के ऊपर देख देता। वो दोनों लड़के झटके से उठ जाते। तभी उसकी नजर अपने सामने बैठ इंसान पे जाती है, जिसे देख वो दोनों पहले एक दूसरे को देखते फिर मोक्ष। तभी उन दोनों में से एक लड़का बोला, कौन हो तुम और हमें ऐसे क्यों बांध रखा है? उन लोगों की बात सुन मोक्ष हल्का सा मुस्कुरा और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। से पहले तुम ये फोटो देखो। ये बोल मोक्ष ने एक फोटो के उन दोनों के आगे कर दिया। दोनों में एक नजर फोटो को देख फिर एक दूसरे, फिर वो मोक्ष की तरफ देखते हुए बोला, कौन है ये? हम इसे नहीं जानते हैं। और तुम कौन हो? उनकी बात बोला, सोच लो क्या तुम लोग सच्चे में इसे नहीं जानते हैं? उसकी बात पे दोनों ने एक साथ जवाब दिया, नहीं हम नहीं जानते हैं। है बोलते बोलते दोनों की जुबान लड़खड़ा गई, क्योंकि मोक्ष ने उन दोनों को बिजली के झटके दिए थे। कुछ सेकंड बाद उसने बोला, क्या तुम अब याद आया कि ये लड़की कौन? वो अपने हाथ में बिजली की तार को उसी तरह पकड़े हुए बोला। वो दोनों लड़के जल्दी से बोला, हाँ हाँ हम दोनों उसे जानते हैं, उसका नाम नित्य है। उसने अभी बोलना खत्म किया ही था कि तभी मोक्ष ने अपने हाथ में बगल वाले टेबल से, जहां पे इस वक्त बहुत सारे टूल्स रखे थे, वह से एक चाकू उठा। उस लड़के जुबान काट देता है, जिसे पूरे फैक्टर उसके चिल्लाने की आवाज आने लगी। तभी मोक्ष इस लड़के को घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी इस गंदी जुबान से उसका नाम लेने की? फिर वो दूसरे लड़के की तरफ देखते हुए बोला, हम तुम लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ी थी ना कि तुम दोनों ने मेरी नित्य के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, वो भी तब जब वो सिर्फ 11 साल की। उसकी बात सुन अब दोनों को डर लगने लगा था। ये दोनों प्रेम और जय थे, जिन्हें कल ही मयंक ने ये पे शिफ्ट किया था। उसको बात सुन जय डरते हुए बोला, तुम कौन हक और तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? उसकी बात सुन मोक्ष ने अपने चेहरे पे एक डेविल स्माइल के साथ बोला, क्योंकि वो मेरी है तो उसकी लाइफ से जुड़ हर छोटी बड़ी बात मुझे पता होनी चाहिए। उसके बाद उसने उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, तो अब बाती तुम्हें तुम्हारी इस गुस्ताखी सजा क्या देनी चाहिए? फिर उसने अपने गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, मैंने जिन्हें बुलाया था क्या वो लोग आए हैं? जी बॉस, एक गार्ड्स आगे आते हुए जवाब दिया।
ठीक, ले जाओ इन्हें, एक बात याद रहे, मुझे ये दोनों जिंदा चाहिए। ये बोल मोक्ष वहां से जाने लगा। वही उसकी बात सुन जय और प्रेम की रूहें डर से भर उठी। जय को समझ आ गया था कि आज ये आदमी उन्हें छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए उसमें अपनी जान बचाने के जय जल्दी से डर कर बोला, हमने वो सब अपने मन से किया नहीं किया था, हम उसके लिए पैसे मिले थे। उसकी बात सुन मोक्ष, जिसके कदम अभी आगे बढ़ रहे वो रुक गए। उसने पलटा कर उन लोगों की तरफ देखा, फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उसकी बात सुन जय बोला, उस साल लोगों का 10th चल रहा था। हम लोगों को एक बुरी आदत लग गई थी जिस कारण हम हमेशा रेड लाइट एरिया जाते थे। हम उस एरिया गए थे, तभी हमें वह एक औरत मिली, हम उसे नहीं जानते थे। उसने अपने चेहरे घूंघट से छुपा रखा था। उसने हमें नित्य की फोटो दी और कुछ पैसे भी दिए जो कि पूरे 1 करोड़ थे। उसने हमसे कहा था केज हम नित्य के साथ जबरदस्ती करनी है, उसके बाद उसको इस गली में लाकर छोड़ देना है। इसके बदले वो हमें पुलिस कैसे से भी बचा लेंगे और हम इंडिया से बाहर भेज देंगे। लेकिन हम लोगों ने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया क्योंकि उसी वक्त उसका भाई वह गया था, उसने हमें बहुत मारा, यही नहीं हमें पुलिस के हवाले भी कर दिया था। लेकिन फिर हमारे पेरेंट्स ने हमें इंडिया के बाहर भेज दिया। उन दोनों की बात सुन मोक्ष हैरान था। वो अपने आप से सोचा, आखिर ऐसा किंज हो सकता है जो एक 11 साल की बच्ची के साथ इतना क्रूर कैसे हो सकता था। लेकिन उसको गुस्सा भी आ रहा। उसने अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोला, उन्हें लाओ। उसके इतना कहते ही वह पे 10 से 15 लोग का झुंड का गया, वो सभी लड़के थे। तभी गार्ड्स बोले, तुम्हें जो कहा गया वो करो, लेकिन एक बात अबू रखना, इन दोनों में से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो गार्ड्स भी वहां से निकल। थोड़े ही टाइम में पुरानी फैक्ट्री से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आने लगी थी। लगभग 2 घंटे बाद मोक्ष वहां फिर से आया। उसने उन दोनों लड़कों की हालत देखी जो कि बिना कपड़ों के जमीन पे पड़े हुए थे। तभी वहले शेर के घूरने की आवाज आई, जिसे सुन प्रेम और जय डर से उठ के बैठ गए। उन्हें अपने पीछे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे धोनी कुत्ते की। मोक्ष ने बगल वाले टेबल से एक कटर मशीन उठाए और जय के पास आते हुए बोला, इन्हीं हाथों से तूने उसे छुआ था। इसी के साथ उसने उसके हाथ उंगली काट दी। मोक्ष ये काम बहुत ही आराम से कर रहा था। वही साइड में खड़े गार्ड्स को पसीना आ रहा था। उन्हें पता था उनके बॉस कितने क्रूर है। मोक्ष जब उसके हाथों की उंगली को कटा तो उसने आवाज दिया, जैकी रॉकी। उसके इतना बोलते ही 2 टाइगर उसके सामने आ किसी आज्ञाकारी बच्चों की तरह खड़े हो गए। मोक्ष उन्हें उंगली तरफ इशारा करते हुए बोला, लो आज मैंने तुम दोनों के लिए बहुत बड़ा डिनर का प्रोग्राम किया है, इसलिए बिना लड़ाई किए मैं जो दे रहा हूँ उसे खाओ। उसकी बात उन दोनों टाइगर खुशी से बैठ गए। मोक्ष एक एक करके जय और प्रेम की बॉडी को इस कटर मशीन से कट रहा था। खून के चीते उसके चेहरे और कपड़े पे आ रहे थे, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस एक ही बात बोल रहा जैसे कोई साइको, मेरी निया को हाथ लगाया था, न उसको थापड़ मारा था, न उसके साथ गलत करने की कोशिश की तुम लोगों ने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बस इसी लाइन को रिपीट कर रहा था। थोड़े ही टाइम में वह सन्नाटा छा गया, क्योंकि जय और प्रेम अब मर चुके थे। वही ने अपने हाथ का कटर साइड में रख देता है, फिर अपने गार्डन पे हाथ फेरते हुए बोला, नित्य मेरा प्यार, पहले मेरा पागलपन है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद वो रॉकी और जैकी के पास बैठ जाता है और इसके सर को सहलाते हुए बोला, बच्चों तुम लोग को मैं बहुत जल्द तुम्हारी मॉम से मिलवाने वाला हूँ। उसकी बात सुन रॉकी और जैकी खुश हो जाते हैं और मोक्ष को चेहरे को अपनी टंग से लीक करने लगते हैं। मोक्ष भी उन दोनों के सर पे हाथ फेरने लगा। उसने समय देखा और प्यार उन दोनों से दूर होते हुए बोला, चलो अब मुझे जाना, ये बोल वो दोनों को अपने गार्ड्स को तरफ कर देता है और खुद भी उस फैक्ट्री से निकल जाता है। नित्य ने उसको कार में ही लेने आने से मन कर दिया था, इसलिए वो वहां से सीधा अपने ऑफिस निकल जाता है। आज इसको बहुत ज्यादा काम आ गया था, लेकिन इन सब में भी वो मयंक को परेशान करना नहीं भूला। उसने मयंक को ऑर्डर दे दिए थे उस औरत के बारे में पता करने के लिए। वही मयंक भी उसको 1000 बार कोसने के बाद वो भी अपने काम में लग गया। इधर एग्जाम खत्म होने के बाद नित्य और पायल दोनों एक साथ बाहर आए। तभी उन्हें पीछे से आवाज आई। दोनों पीछे देखा तो वहां पे स्नेहा खड़ी थी। उसको देखते ही नित्य का एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया। वही पायल ने एक नजर नित्य को देखा, फिर अपने सामने आ रही लड़की और उसके बगल वाली लड़की को देख उसका चेहरा भी कोल्ड हो गया था। स्नेहा के साथ कोई और नहीं अमायरा थी, जो कि स्नेहा की बेस्ट फ्रेंड थी। स्नेहा नित्य के पास आ बोली, नेहा। वो अभी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही नित्य बोली, मिस स्नेहा मुझे नहीं लगता यहाँ हमें कोई देख रहा जो तुम मुझसे इतने प्यार से बुला रही हो। और एक बात, मुझे निया सिर्फ मेरे अपने बुलाते हैं, ना कि बाहर वाला, सो माइंड योर लैंग्वेज। उसकी बात सुन स्नेहा को बहुत गुस्सा रहा था। वो जब से इस 2 कौड़ी की लड़की के पीछे घूम रही है और ये डायन उसकी इंसल्ट कर रही है। उसने अपने चेहरे पे मायूसी लाते हुए बोली,
स्नेहा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैंने तुमसे कितनी बार माफी मांगा है, प्लीज उस बात को भूल जाओ, हम एक अच्छी बहन की तरह रह सकते हैं ना। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करी तो एक काम करो, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इस वक्त अपनी दोस्त के साथ, हम तो मुझे नहीं अभी तुम्हारा यहाँ कोई काम है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नित्य ने बिना किसी इमोशन के स्नेहा को देखते हुए बोली। उसकी बात सुन स्नेहा मायूसी के साथ जाने लगी कि तभी उसका हाथ मायरा ने पकड़ लिया और वो नित्य से गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त से इस तरह बात करने की, वो इतनी अच्छी तरह तुमसे बात कर रही है और तुम उससे हट कर रही हो। उसकी बात सुन स्नेहा मन ही मन मुस्कुरा दी, क्योंकि उसको लगा कि नित्य अपनी इमेज बचाने के लिए उससे माफी मांगेगी, लेकिन जो नित्य बोली उसको सुन वो हैरान हो गई। नित्य अमायरा से बोली, ओह तो अब तुम ही मुझे सिखाओगी कि मुझे किसे माफी मांगनी चाहिए और किसे नहीं। ठीक है, मैं स्नेहा से माफी मांगूंगी, लेकिन एक शर्त पे। उसकी बात सुन अमायरा घमंड बोली, मंजूर है मुझे तुम्हारी शर्त। नित्य ने हल्की मुस्कान के साथ बोली, अच्छा ये बात स्नेहा तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त है। अमायरा बोली, मैं उसके कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अब ये अपनी बकवास बंद करो और स्नेहा से माफी मांगो। अरे पहले मेरी शर्त तो सुन लो कि तुम्हें करना क्या है। अमायरा अब इरिटेट हो गई थी। नित्य अमायरा की तरफ देखते हुए बोली, अब जब स्नेहा तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है और वो तो सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस भी है, साथ ही तुम उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हो, तो इस नाते तुम अपने डैड से बोलकर मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को वापस पायल को दे दो, उसके बाद में स्नेहा से माफी मांग लूंगी। उसकी बात सुन अमायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने स्नेहा की तरफ देख जो कि उसे ही देख रही थी, फिर उसने नित्य की तरफ देख जिसके होठों पे एक डेविल स्माइल थी। नित्य ने पायल का हाथ पकड़ उसको अपने साथ ले गई। नित्य जैसे ही पार्किंग में आई उसके सामने सत्यम आ गया। नित्य उसको देखते ही उसके गाल लग गई। तभी उनके रक्षित भी आ गया। उसने सत्यम को देखते ही पहचान लिया था, क्योंकि आशीष ने उसको कई बार बताया था कि सत्यम नित्य का भाई है और नित्य भी उसे बहुत ज्यादा मानती है। इसलिए उसको देख रक्षित सीधा नित्य के बगल में खड़ा हो गया और नित्य से सत्यम की तरफ देखते हुए सवाल की किया कि ये कौन है, अपने भाई का को नाटक करता देख नित्य मुस्कुराते हुए बोली, भाई ये सत्यम भाई है बेदी परिवार से। फिर वो सत्यम की तरफ देखते हुए बोली, सत्यम भाई ये मेरे बड़े भाई है, रक्षित है। उसकी बात सुन सत्यम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, ये तुम्हारे बड़े भाई है। आखिर रक्षित सिंघानिया को कौन नहीं जानता था, तो वो कौन था जिससे मैं रेस्टोरेंट में मिला था? भाई वो मेरे भाई थे। तभी सत्यम बोला, नित्य में कभी भी तुमसे पूछा नहीं लेकिन आज पूछ रहा हूँ, तुम्हारा परिवार कौन है? उसको बात सुन नित्य ने मुस्कुरा के जवाब दी, सिंघानिया परिवार मेरा परिवार है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप इस बारे में बेदी परिवार में किसी को पता चले। तुम टेंशन मत लो, उन्हें कभी भी पता नहीं चलेगा तुम कौन हो और कौन से परिवार में हो, ये मेरा वादा है तुमसे। और वैसे भी मैं नहीं चाहता वो लोग तुम्हें परेशान करे। उसके बाद फिर वो रक्षित की तरफ देखते बोला, सॉरी सर, हमारी परिवार में नित्य को बहुत प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मैं आशा करता हूँ अपने परिवार में वापस आने के बाद नित्य हमेशा खुश रहे। उसकी बात सुन रक्षित को अच्छा लगा कि भले ही बेदी परिवार ने कभी भी अच्छे ट्रीट नहीं किया हो, लेकिन कोई तो था जिसमें नित्य को प्यार दिया था। रक्षित ने सत्यम की तरफ अपना हाथ बढ़ता हुए बोला, मेरी बहन का ख्याल रखने के और उसको इतना स्ट्रांग बनाने के लिए थैंक यू। अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी मेरी या फिर सिंघानिया परिवार की जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन सिर्फ तुम्हारी बेदी परिवार की नहीं। उसकी बात सुन सत्यम ने अभी अपने हाथ को रक्षित की हाथ के जोड़ते हुए बोला, थैंक यू की जरूरत नहीं है सर, नित्य को मैंने हमेशा से अपनी बहन माना था, लेकिन मैं बहुत ही अनलॉकी हूँ कि मेरी बहन अब मुझे से दूर चली गई, लेकिन एक बात की खुशी है, वो अब हमेशा खुश रहेगी। उसके बाद दोनों अपने हाथ पीछे ले लेते हैं। तभी सत्यम पायल को तरफ देखते बोला, छोटी तुम भी यहाँ हो? उसको बात सुन पायल मुंह बनाते हुए बोली, फाइनली भाई आपको मैं याद हूँ, वरना मुझे तो लगा था नित्य के जाने के बाद तो मुझे भूल जाओगे और आपने फिर से मुझे छोटी बोला। देखो भाई मैं बता रही हूँ, मेरी हाइट पे मत जाना। उसकी बात सुन सबके होठों पे मुस्कान आ गई। तभी सत्यम बोला, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसके बाद पायल और सत्यम वहां से निकल गए। रक्षित अब नित्य की तरफ देखते हुए बोला, चलो बच्चा अब हमें भी जान चाहिए। उसकी बात सुन नित्य ने अपना सर हिला दिया। उसके बाद वो दोनों भी कार में बैठकर निकल गए। इधर स्नेहा पीछे से उनकी कार को जाते देख रही थी। तभी उसके सामने एक ड्राइवर आके खड़ा और बोला, मैम चलाएंगे, रेडी है? उसकी बात सुन स्नेहा ने उसको घूर के देख जिसे उस आदमी के पसीने छूटने लगा था, लेकिन वो फिर भी अपनी नजर को नीचे किए हुए खड़ा था। वही स्नेहा भी उसको देखते हुए कार में बैठ गई और घर चली गई।
इधर रक्षित की कार आधे घंटे की ड्राइव के बाद रक्षित ने कार को एक मॉल के सामने रोक दिया। रक्षित जल्दी से कार से बाहर आया और नित्य की साइड का डोर को ओपन कर उसको कार से बाहर आने के लिए बोला। नित्य भी मुस्कुरा कर बाहर निकली। रक्षित ने नित्य का हाथ पकड़ बोला, आज मेरी प्रिंसेस को मैं बहुत सारे शॉपिंग करेंगे। उसकी बात सुन नित्य बोली, भाई शॉप की जरूरत नहीं है, मेरे रूम में वैसे ही अपने पहले से ही सब कुछ पूरा किया। उसकी बात सुन रक्षित बोला, वो तो बस मैंने अंदाजा लगाया है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, इसके बारे में मुझे तो पता नहीं है ना, इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद से शॉपिंग करवाऊंगा। वैसे भी कल मैं वापस जा रहा हूँ, तुम मुझे याद करो, मैंने अभी तक ऐसे कोई मोमेंट को कैप्चर नहीं किया है। उसकी बात सुन नित्य मुस्कुरा देती है। फिर वो दोनों मॉल के अंदर चले जाते हैं। ये मॉल सिंघानिया और राठौड़ परिवार के पार्टनरशिप में बना हुआ था, इसलिए ये मॉल मुंबई के सबसे एक्सपेंसिव मॉल में से एक था। रक्षित नित्य को सबसे पहले थर्ड फ्लोर पे लेकर आया, जहां पे सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम था। वही वह के एक शोरूम में रक्षित नित्य को लेकर चला, जिसे देख नित्य ने अपना माथा पीट लिए। रक्षित जैसे ही नित्य के साथ उस स्टोर में इंटर करता है कि सभी सेल्स पर्सन लजाते से खड़े हो जाते हैं कि तभी एक मैनेजर जल्दी से रक्षित के सामने आते हुए बोला, गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू स्टार साइन स्टोर। तभी रक्षित बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बहन आने वाली तो उनके लिए ड्रेसेस को रेडी करना है। ये सर। उसकी बात सुन मैनेजर बोल, फिर वो अपनी नजर इधर उधर करते हुए बोला, सर आपकी बहन किधर है? वो अभी अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही नित्य रक्षित के बगल में आकर खड़ी हो गई। तभी वो मैनेजर जल्दी से बोला, प्रेसिडेंट नियति, गुड आफ्टरनून, आप आज यहाँ, अभी आप कल ही तो आई थी। उसकी बात सुन रक्षित बोला, ये नियति नहीं, मेरी बहन नित्य है। तभी मैनेजर बोला, जी नहीं सर, ये स्टार साइन की फाउंडर है, मिस नियति है। अब उसकी बात सुन रक्षित हैरानी से नित्य को देखने लगा। उसने सुना था कि ये स्टोर एक 18 साल की लड़की ने ओन करती है, लेकिन उसने कभी भी इस बात पे भरोसा नहीं किया। अब लेकिन आज उसको पता चल रहा है कि ये स्टोर उसकी बहन का ही है। रक्षित अब नित्य को इस शोरूम से कुछ भिड़ नहीं सकता था, आखिर उसने पहले से ही इस शोरूम के कितने सारे कपड़े उसके वार्डरोब में रखवा दिए थे। तभी उसके कान में नित्य की आवाज गई, जो बोल रही थी, भाई चलो यहाँ से। फिर वो मैनेजर की तरफ देखते हुए बोली, नेक्स्ट टाइम अगर मेरे चेहरे पे मास्क ना हो तो मुझे पब्लिक में ग्रीट मत करना, और एक बात, इस मंथ की रिपोर्ट मुझे शो तक मिल जानी चाहिए। रक्षित को अब थोड़ा एम्ब्रेस फील हो रहा था, तभी उसके कान में नित्य की आवाज गई, भाई चलो मेरे साथ। फिर वो उसे पाने साथ एक लेडीज सेक्शन में ले गई और बोली, आप मुझे यहाँ से कुछ दिला दो। उसकी बात रक्षित ने उसके सर पे हाथ रखते हुए बोला, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ पे नित्य के साथ चल गया। उसने अंदर देखा तो वहाँ पे एक से एक डिजाइन लगे हुए थे, जिसे देख वो खुश हो गया। आखिरकार उसको मौका मिल गया था अपनी बहन के लिए शॉपिंग करने के लिए। उसके बाद वो उस शोरूम में इंटर करता है। ये शोरूम भी एक अच्छा ब्रांड था, ये ब्रांड इंडिया के टॉप 3 में आया था। वही नित्य के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई। रक्षित नित्य का हाथ पकड़ आंखने साथ ले जाते हुए एक सेल्स पर्सन के सामने खड़ा कर देता है और फिर नित्य की तरफ देखते हुए बोला, बच्चा तुम्हें जो कुछ भी पसंद आए तुम उसको उठा लेना। उसकी बात सुन नित्य ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वही नित्य को आगे जाते देख रक्षित ने सेल्स पर्सन को रोकते हुए बोला, वो जो भी को उठाए उसको तुम सीधा पैक करने के लिए दे देना, समझ गई ना? ओके सर, सेल्स पर्सन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी को आज एक अच्छा खास कमीशन मिलने वाला था। वो भी नित्य के पीछे पीछे चली गई। नित्य जो भी छूती या पसंद करती या फिर उसको प्राइस पूछती, वो सेल्स पर्सन उस सामान को ले लेती थी। थोड़े ही टाइम में नित्य रक्षित के पास आए और बोली, भाई मेरा हो गया, अब चले। उसके बाद सुन रक्षित ने अपना सर हिला दिया। उसके बाद वो उस लेडी की तरफ देखते हुए बोला, जो भी सामना है उसको पैक करके मेरी कार में रखवा दो। उसके बाद वो नित्य को लेकर उस स्टोर बाहर आया। उसके बाद वो लोग एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, क्योंकि अब तक लंच टाइम हो चुका था। इसलिए रक्षित नित्य को लेकर सीधा टॉप फ्लोर पे बने रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहां पे नित्य से पूछकर खुद ही ऑर्डर देने चला जाता है। ऑर्डर देकर वो आता है और नित्य के सामने वाले टेबल पे बैठ जाता है। आज उसके चेहरे पे बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। रेस्टोरेंट में बैठी सभी लड़कियों की नजर उस पे थी, जिसे देख नित्य ने एक नजर अपने भाई को देख, जो कि हमेशा कोल्ड पर्सनैलिटी के साथ रहता था, लेकिन आज वो उसके साथ होने पे मुस्कुरा रहा है। ये देख नित्य को भी खुशी होती कि भगवान ने उसको अजनी गलत को सुधारन का एक मौका दिया है। नित्य अभी इसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके कान में रक्षित की आवाज गई, जो बोल रहा था, को बच्चा तुमने इतनी सी उम्र में इतना बड़ा फैशन स्टोर बनाया है, लेकिन कैसे, क्या तुम मुझे इसके पीछे की स्टोरी बता सकती हो? उसकी बात सुन नित्य ने अपना सर हिलाते हुए बोली,
भाई, इस फैशन ब्रांड को मैंने तब बनाया था जब बेदी परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, इसलिए मैं अपने डिजाइन बना के उन्हें ही सेल करती थी। जब सत्यम भाई को ये पता चला तो उन्होंने ने मुझे ये फैशन ब्रांड का आइडिया दिया। साथ ही दादाजी के दोस्त ने भी मुझे डिजाइन और बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सिखाया थे, जिस वजह से आज ये फैशन ब्रांड इस मौकाम पे है। उद्धरण चिन्ह। अपनी प्यारी बहन की बात सुन रक्षित खुशी और एडमिरेशन के भाव के साथ नित्य को देखा, लेकिन उसके दिल में छोटी सी कसक भी थी कि वो अपनी बहन को ढूंढने में इतना देर क्यों कर दिया। अगर वो पहले उसे ढूंढ लेता तो शायद आज उसकी बहन एक प्रिंसेस वाली लाइफ को एंजॉय कर पाती। फिलहाल वो इस बात से खुश था कि आखिर उस घर में कुछ लोग ऐसे थे जो उसकी बहन की दिल से परवाह तो सही से किया। उसने सोच लिया था कि वो कभी भी बेदी परिवार तब तक ये छोड़ था जब तक वो लोग खुद सामने से उसकी प्यारी बहन को परेशान करने की हिम्मत नहीं करते हैं। रक्षित अभी अपनी सोच में घूम था, तब तक वेटर भी उनका लंच लेकर आ गया। नित्य की आवाज से रक्षित अपने होश में वापस आया और अपने हाथ से नित्य की प्लेट में जाना सर्व करने लगा था। उन दोनों ने बातें करते हुए ही अपने लंच को फिनिश किया। तभी रक्षित बोला, बच्चा, मेरी एक मीटिंग, तो मुझे ऑफिस जाना और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें सिंघानिया कॉर्पोरेशन दिखता हूँ। उसकी बात सुन नित्य ने पहले तो मन करने वाली थी, लेकिन उसकी नजर अपने फोन पे गई और वह शो हो रहे डेट को देख उसकी आंखें हन्नी से बड़ी हो गई। अपना सर हिला दिया, उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। इधर मयंक अपने बॉस के पास आ उसके सामने फाइल रख देता। बजमोक्ष फाइल को अपने हाथ में फाइल लेकर मयंक को बोलने का इशारा करता है, जिसे समझ मयंक जल्दी किसी रखते ऊपर की तरह बोला, बॉस, जैसे कि आपने कहा था, मैंने जय और प्रेम के कहने के मुताबिक उस समय के बारे में हमारे आदमी सर्च कर है। फिर कुछ टाइम रुक बोला, बॉस, उस बात को लगभग 7 साल हो चुका है, इसलिए हमारे आदमियों को ये काम करने में टाइम लगने वाला है। उसकी बात मोक्ष बोला, मयंक, मैं तुम्हें 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ, अगर 2 दिन के अंदर अंदर मुझे वो औरत चाहिए। वो औरत नित्य के साथ जब वो 11 साल की थी तो इतना कुछ कर सकती है, अब तो नित्य बड़ी हो गई तो अब वो क्या करेगी, इसलिए हमें उस औरत को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ स्नेहा गुस्से से अपने कमरे में घूम रही थी, क्योंकि रक्षित नित्य को लेकर घर नहीं आया था। तभी उसने देख उसे उसकी मां का कॉल आ रहा तो तुम जल्दी से कॉल को पिक किया। दूसरी तरफ से उसकी न की आवाज आई, स्नेहा बेटा, वो इंडिया आ रहे, इसलिए जल्द से जल्द आश्रम आओ। उसकी बात सुन स्नेहा के माथे पे पसीना आ गया। उसने फिर खुद पे काबू रखते हुए बोली, ठीक है माँ, मैं आ रही हूँ। उसके बाद वो रेडी होने चली जाती है। थोड़े ही टाइम वो आश्रम में होती है, तभी वहां पे एक ब्लैक कार आके रुकी। उसमें से एक लड़का बाहर आया, उसकी उम्र लगभग रक्षित जितनी थी। उस लड़के आते देख स्नेहा अपनी माँ के पीछे चली गई। उसको इस लड़के से बहुत ज्यादा डर लगता था। वही वो लड़का स्नेहा को इस तरह छुपते देख मुस्कुरा दिया और बोला, ओह, तो मेरी स्टीव सिस्टर को मुझसे डर भी लगा है, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड विथ योर फियर। तभी स्नेहा को मॉम थोड़ा गुस्से बोली, देखो, तुम उससे डरना बंद करो और वो तुम्हारी बहन है। उसकी बात उस लड़के चेहरे के एक्सप्रेशन सर्द हो गए। वो लड़का बिना किसी वार्निंग के स्नेहा की मॉम का गला दबाते हुए बोला, ये मेरी बहन नहीं है, तुम इसकी माँ हो, लेकिन मैं इसका भाई नहीं हूँ, ये बस मेरा मोहरा है। ये जब तक मेरी बात मानती रहेगी मैं तब तक इसे जिंदा रहेगी। जिस दिन इसने मेरा कहना नहीं माना और मुझे धोखा दिया, उस दिन इसकी जिंदगी को मैं इसे छीन लूंगा। और तुझ जैसी औरत को तो मैं इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्यों तू मेरे बाप का प्यार है, वरना। इसी के साथ उसने स्नेहा की मॉम का गला छोड़ दिया, जिसे वो जाकर दीवार से टकरा गई। तभी वो खुद को संभालते हुए बोली, तुम ये बातों की, तुम इंडिया वापस क्यों आए हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने अपने डैड से क्या वादा किया है कि जब तुम रक्षित की कंपनी और सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सीईओ नहीं बन जाते तब तक तुम्हें इंडिया आने जरूरत नहीं थी। उसकी बात सुन वो लड़का बेपरवाही से बोला, मैंने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया, बस रक्षित का फंसने की देरी है। उसके बाद चित भी मेरी और पट भी मेरी। दूसरी तरफ रक्षित अब तक नित्य को लेकर सिंघानिया कॉर्पोरेशन में आ गया था और सीधा प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए अपने केबिन में लेकर गया। वह उसका इंतजार अमित कर रहा था। जब उसने रक्षित से साथ एक लड़की को देखा तो शॉक हो गया। उसके बॉस ने आज तक कभी भी किसी भी लड़की साथ नहीं देखा गया था, इनफैक्ट उन्होंने कभी किसी अपने करीब भी आने नहीं दिया था। वही जब रक्षित ने महसूस किया तो वो थोड़ा गुस्से से बोला, अमित, मेरी बहन से अपनी आंखें हटो, अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंसेस इज नॉट गुड फॉर यू। उसकी बात सुन अमित ने हैरानी के भाव से बोला, बॉस, ये। वो अपनी बात को खत्म नहीं कर पाया, तभी उसने ध्यान से देखा तो उसके बॉस और उसकी बहन का चेहरा थोड़ा बहुत मैच हो रहा था। वही फिर उसने स्नेहा का चेहरा याद किया, जिसे सोचकर ही उसका मूड खराब हो गया था। तभी रक्षित ने अमित को ऑर्डर देते हुए बोला, जाओ और जाकर मेरी बच्ची के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आओ। वही उसके मुंह से नित्य के लिए बच्ची सुन अमित फिर से हैरान हो गया। उसने अपने आप से बोला, आज तक मैंने बॉस को किसी की इतनी केयर करते हुए नहीं देखा। फिर वो जल्दी से केबिन से बाहर कहला जाता है।
नित्य रक्षित तरफ देखते हुए बोली, भाई हमने अभी अभी तो लंच किया है, आप स्नैक्स लिए मन कर दो, मैं और नहीं खा सकती हूँ। उसकी बात रक्षित की भी सही लगती है, वो उसको जबरदस्ती स्नैक्स नहीं खिला सकता, ये उसकी हेल्थ पे असर करता। तभी उसने अमित को कॉल करके वापस बुला लिया। अमित केबिन के दूर पे नॉक करते हुए बोला, बॉस हमारी मीटिंग का समय हो गया है, फॉरेन क्लाइंट हमारा मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। उसकी बात सुन रक्षित ने अपना सर हिला दिया और फिर बोला, जाओ और ऑफिस के किसी फीमेल सेक्रेटरी को यहाँ पे बच्चा का ख्याल रखने के लिए भेज दो। अमित ओके बॉस बोलकर वह से निकल जाता है। रक्षित भी नित्य को केबिन देखने को बोल के वहां से निकल जाता है। वही नित्य अभी केबिन देख रही। ब्लैक और व्हाइट की थीम से बना केबिन बहुत ही अच्छा लुक देखता था। केबिन एक साइड वॉल पे कंपनी के बहुत सर्टिफिकेट्स और अवार्ड के लिए सेल्फ बने हुए थे। सामने वर्किंग टेबल था, उसके पीछे एक बड़ी ग्लास वॉल थी। नित्य अभी ये सब देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर टेबल पे पड़ी एक ब्लू फाइल जिसपे जापानीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ। नित्य उस फाइल को था पढ़ने लगी। उस फाइल को पढ़ते वक्त उसके माथे पे शिकन आ गई। उसने फाइल को अपने हाथ में लिया और जैसे डोर को ओपन को उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहना हुई थी, चेहरे पे भर भर के मेकअप किया था। उसने नित्य को जब देखा कि वो जल्दी जल्दी से बाहर की तरफ जा रही तो उसने जल्दी से उसका रास्ता रोकते हुए बोली, मैम आप कहाँ जा रही है। उसकी बात का नित्य ने कुछ जवाब नहीं दिया, उल्टा उसे सवाल किया, मीटिंग रूम कहाँ है। उसकी बात सुन उस लड़की ने नित्य का हाथ में एक ब्लू फाइल को देखा तो उसके माथे पे पसीना आने लगा था। उसने नित्य के हाथ से फाइल को लेने की कोशिश करते हुए बोली, मैम आपको मीटिंग तो में क्यों जाना है, अगर आप ये फाइल देने जा रही है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं इससे मीटिंग रूम में देकर आती हूँ। उसकी बात सुन नित्य ने उसकी तरफ घूरते हुए अपने कोल्ड वॉइस में बोली, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, अपनी मत चलाओ। लेकिन फिर भी उसने उसको जवाब नहीं दिया। ये देख नित्य को बहुत तेज गुस्सा आ रहा। उसने जल्दी से गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोली, अगर ये लड़की कहीं गई तो तुम्हारी जब भी इसके साथ जाएगी। उसके बाद वो दूसरे गार्ड की तरफ देखते हुए बोली, मीटिंग रूम किधर है। उसकी बात सुन और उसके डेंजरस ऑरा को फील करके गार्ड ने जवाब दिया, मैम मीटिंग रूम इसके जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे है। उसकी बात सुन नित्य सीधा लिफ्ट की तरफ चली गई और जल्दी ही उसकी लिफ्ट 29th फ्लोर पे रुकी। नित्य जल्दी से मीटिंग रूम के अंदर चली गई। वही अब सबकी नजर नित्य ओए जो कि अपने डेंजरस और के साथ खड़ी थी। दूसरी तरफ एक लड़की एक जंगल में भागे जा रही थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसके बॉडी पे बहुत सारे जख्म के निशान थे। उस लड़की के होठों के कोन से खून बह रहा था। वो लड़की अब भागते भागते सड़क पे आ गई थी। वही उसके पीछे कुछ लोग आ रहे थे। वो लड़की बार बार अपने पीछे देखते हुए भाग रही थी कि अचानक से सामने से आ रही कार से उसकी टक्कर गई। वही उसके पीछे आ रहे गुंडे जब उस लड़की को किसी गाड़ी से टक्कर लगते देखते हैं तो वो लोग वह से भाग जाते हैं। वही गाड़ी में बैठा शख्स जल्दी से कार से बाहर आता है और उस लड़की तरफ देखता है। उस लड़की का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था जिसे उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़का बिना किसी भाव के उस लड़की को अपने कार में बैठ लेता और वह से निकल जाता है। थोड़े ही टाइम उस लड़के की कार एक हॉस्पिटल से सामने आके रुकती है। तभी वह कुछ वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर खड़े हो जाते हैं। वो लड़का बैकसीट का डोर ओपन कर उस लड़की को कार बाहर निकलता है और उसे उस स्ट्रेचर पे लेता देता है। तभी उसका फोन किया दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस कुछ लोग आपका पीछा कर रहे हैं, शायद ये लोग उस लड़की के आपके पीछे आ रहा है। उसी बात सुन उस लड़के की आंखें गहरी हो गई। उसने बिना कुछ बोले फोन रख दिया। तभी एक बार फिर से उसका फोन रिंग हुए। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम कब तक इंडिया आने वाले हो। उस लड़के ने अपनी धीमे मगर प्यार से बोला, मैं नेक्स्ट वीक आ जाऊंगा, अभी मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है। मैं कोशिश करूंगा कि कम को जल्द से जल्द खत्म करूं। इंडिया में नित्य इस वक्त मीटिंग रूम के गेट के पास खड़ी थी। उसका ऑरा ही काफी था वह के लोगों के मन में उसका डर भरने के लिए। नित्य अभी अंदर ही आ रही थी कि एक गार्ड ने उसका रास्ता रोक लिया। तभी रक्षित की आवाज पूरे केबिन में घूमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन न रास्ता रोकने की। फिर वो अपने साइड वाली सीट पे नित्य को बैठने के लिए बोलता है। नित्य अपने उसी और के साथ वहां पे रखे चेयर पे बैठ जाती है। रक्षित उसके सामने पानी का ग्लास भरते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। उसकी बात सुन नित्य ने एक नजर रक्षित की तरफ देख फिर वो बोली, भाई क्या आपको जापानीज लैंग्वेज आती है। उसकी बात पे रक्षित अपना सर ना में हिला देता है। तभी नित्य ने उसके सामने इस फाइल को रखते हुए बोली, तो फिर आपको कैसे पता चला कि इस फाइल में क्या लिखा। उसकी बात रक्षित बोला, हम आज कंपनी इसके लिए ट्रांसलेटर को हायर करती है और हम उन्हें इस कम के अच्छी सैलरी देते हैं। तब नित्य ने बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, भाई क्या मैं अभी उस ट्रांसलेटर से मिल सकती हूँ जिसने ये डील को फाइनल में करने में आपकी हेल्प कर रहा है। उसकी बात अमित ने उस ट्रांसलेटर की तरफ इशारा करते हुए बोला,
बॉस ये है वो ट्रांसलेटर। उसकी बात सुन नित्य ने उस ट्रांसलेटर की तरफ देखते हुए उस फाइल को देते हुए बोली, रीड इट। उसकी बात वो ट्रांसलेटर घबरा गया, लेकिन फिर भी ये सोचकर कि ये नित्य बस एक छोटी बच्ची है, उसने उस फाइल को पढ़ने लगा, फिर उसको ट्रांसलेट करने लगा। तभी नित्य अपनी जगह से खड़ी हुई और उसके चेयर के आसपास घूमने लगी। वहीं उन फॉरेन क्लाइंट के माथे भी पसीना आ रहा था, जिसे देख नित्य के चेहरे पे डेविल स्माइल आ गई। तभी नित्य ने उसके हाथ से फाइल लिया और फिर अमित की तरफ देखते हुए बोली, जाओ और किसी और ट्रांसलेटर को लेकर आओ। उसी बात अमित ने माफी मांगते हुए बोला, सॉरी मिस, लेकिन इस कॉर्पोरेशन में सिर्फ एक यही ट्रांसलेटर है जिसे जापानीज लैंग्वेज आती है। उसकी बात सुन नित्य ने फिर से उस ट्रांसलेटर की तरफ देख, जिसके चेहरे पे अब हल्की मुस्कान, जिसे देख नित्य के होठों पे डेविल स्माइल आ गई। तभी एक बार फिर से पूरे केबिन में किसी के फाइल पढ़ने की आवाज आई, जिसे सुन सबके सब हैरान, क्योंकि ये फाइल पढ़ने वाली नित्य थी। वो बहुत फ्लुएंटली जापानीज पढ़ रही। अब तब वो वहां मौजूद सभी के पसीने छूटने लगे। रक्षित ने भी उनके बदलते चेहरे का रंग नोटिस कर लिए, जिसे देख उसको सजाते देर नहीं लगी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने नित्य की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा, इसमें ऐसा भी क्या लिखा जिसे इनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसकी बात सुन नित्य ने जवाब दिया, भाई इसमें लिखा है कि आप यानी रक्षित सिंघानिया सिंघानिया कॉरपोरेशन के अंडर आए वाली जितनी भी है, आप उन सभी को प्रोजेक्ट के साथ बिना किसी प्रॉफिट के इनके नाम कर रहे हो। नित्य की बात को सुन रक्षित सुन्न पड़ गया था। उसने सोचा भी नहीं कि वो यहाँ अपने हाथ से अपनी कंपनी, अपनी मेहनत को बर्बाद करने जा रहा था। तभी उसके कान में नित्य की आवाज गई, जिसने उस ट्रांसलेटर का सर पकड़ टेबल से लगा दिया और फिर वह मौजूद सभी फॉरेन क्लाइंट को जापानीज लैंग्वेज में बैठने को बोल दी। उसने ट्रांसलेटर के सर को टेबल से दबाते हुए बोली, बोल किसके कहने पे तुम लोग ये कर रहे थे और इसे तुम्हें क्या फायदा होने वाला था। उसकी बात सुन वो ट्रांसलेटर बोला, मैम प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने एस कॉरपोरेशन के सीईओ के कहने पे किया है। उसकी बात सुन अमित सुन्न हो गया। तभी नित्य ने अमित को ऑर्डर देने के लहजे में बोली, अमित इन सभी के ऊपर कैसे करो। उसके बाद उसने उस ट्रांसलेटर को छोड़ दिया। तभी रक्षित बोला, अमित इस आदमी को कहीं भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए, साथ इसको ऊपर कंपनी के रूल के हिसाब से प्लेट लगा और इसे पुलिस स्टेशन भेज दो एक बॉस। उसके बाद उसने उन फॉरेन क्लाइंट की तरफ देख तो नित्य बोली, हाँ तो अब तुम्हारी बारी, अब चुपचाप बातों किसके कहने पे किया है ये सब। उसको बात सुन वो सभी लोग डर गए, क्योंकि इस वक्त नित्य के चेहरे पे बहुत ही डरवाने एक्सप्रेशन थे। तभी उनमें से एक आदमी अपनी जापानीज लैंग्वेज में माफी मांगते हुए बोला, हमें नहीं पता कि वो इंसान को है, लेकिन ये सब हमने अपने परिवार को बचाने के लिए किया। उस इंसान ने मेरे बेटे को किडनैप किया। तभी दूसरे ने बोला, उसने मेरे कंपनी के सीक्रेट को वायरल करने का धमकी दिया है। तभी तीसरा वाला बोला, उसने मेरी 5 साल की बेटी को किडनैप किया। इसी के साथ वो तीनों अपना फोन आगे कर देते हैं। वही नित्य उनका फोन लेकर उसमें आए वीडियोस को देखती है। नित्य उस वीडियो को अमित को दे देती है। अमित उस वीडियो को लेकर सामने प्रोजेक्टर पे प्ले करता है। अब सबकी नजर वीडियो पे थी, तो वही नित्य अपने फोन में कुछ टाइप करती है, जिसे रक्षित देख लेता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। उसकी बहन एक मिस्ट्री है, इस बात को अब तक रक्षित समझ चुका था। वही उस वीडियो में एक आदमी एक चेयर और बैठ हुआ था, वो अंधेर में डूबा हुआ, सिर्फ उसकी आवाज ही सबको सुनेंदे रही, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वही एक स्पॉटलाइट जली, जिसके नीचे इस वक्त 2 लोगों को बांध के रखा गया था। एक 19 ईयर का लड़का था, वही उसके बगल में 5 साल की लड़की थी। वही उनके पीछे 2 गार्ड्स खड़े थे। वो आदमी अपनी ठंडी आवाज में बोला, अगर जो मैं बोलूंगा, अगर तुमने वो काम किया तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे सही सलामत मिल जाएंगे, लेकिन अगर कोई भी गड़बड़ी हुई या फिर तुम लोगों ने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया, तो उसने अपने एक हाथ से इशारा, उसके इशारा पाकर वो दोनों आदमी लड़के पास आए और उसके हाथ की हथेली में कट लगा दिया, जिसे वह पे उस लड़के की चीखने की आवाज गूंज उठी। इसी के साथ वीडियो खत्म हो गया। अब वो दोनों हाथ जोड़ के रोने लगे। तभी नित्य ने उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, तो उसने तुम्हें इस कंपनी को धोखे से अपने नाम करने के लिए बोला था। उसकी बात वो दोनों अपन सर हिला देते हैं और बोले, हमारी कंपनी जापान की टॉप 3 कंपनी में आती है, और जब उन्हें पता चला कि हम आपकी कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डील साइन करने वाले, तो इसने ये सब किया। उसकी बात सुन नित्य बोली, ठीक है, वो जो बोल रहा आप दोनों वो ही करिए। उसकी बात सुन रक्षित उसकी तरफ देखने लगा, तो नित्य ने बस एक केवल स्माइल कर दिया। उसके बाद वो दोनों आदमी वह से चले गए। उनके जाते ही रक्षित नित्य की तरफ देखते हुए बोला, एंजल तुम्हें लगता है तुमने जो किया वो सही किया है? अगर उस इंसान को हमारे प्लान के बारे में पता चला, तो कहीं वो उन बच्चों के साथ कुछ करना दे। उसके बाद सुन नित्य बोली,
भाई आप बस देखते जाओ आगे क्या होता है, चलो अब हमें घर जान चाहिए। और रही बात उनके बच्चों को बचाने की, तो वो लोग सही सलामत अपने घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो लोग वह से निकल जाते हैं। नित्य ने रक्षित को साफ मान किया था कि जब तक प्लान पूरा ना हो जाए हमें इसके बारे में घर में किसी से बात नहीं करनी है। वही दूसरी तरफ वो तीनों आदमी एक खंडहर वाली जगह पे आते हैं, इस बात से अनजान के उनके पीछे भी कुछ लोग आ रहे हैं। वो तीनों आदमी सीधा अंदर जाते हैं। उनके सामने एक किंग साइज चेयर पे एक लड़का बैठ हुआ था। उसके चेहरा अभी भी अंधेरे से छुपा हुआ था। वो आदमी अपना हाथ आगे करते हुए बोला, क्या काम हो गया है? उसी बात सुन वो तीनों जल्दी से उस पेपर को उस आदमी के हाथ में दे देता है और बोला, प्लीज अब हमें हमारे बच्चे और कंपनी को छोड़ दो। उसकी बात सुन वो लड़का फाइल खोल के देखता है तो खुश हो जाता है। आखिर वो अपने आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोला, जाओ लेकर आओ बच्चों को। ये बोल वो फिर से फाइल देखने लगता है जहाँ पे रक्षित का साइन था। वही तीनों अपने अपने बच्चों के साथ साथ कंपनी को बचा के ले जाते हैं। 2 दिन बाद, इस घटना को हुए 2 दिन हो चुके थे। उसके अगले दिन रक्षित भी अब अब्रॉड में चला गया था। उसको गए हुए अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ। इन 2 दिन में मोक्ष एक बार भी नित्य से नहीं मिल पाया था, क्योंकि नित्यंज पास टाइम भी नहीं था जिसे मोक्ष अच्छे से समझा था। यह वो दोनों रात को बात कर लेते थे। उसको नित्य को देखे पूरे दोनों हो चुके, जिस कारण वो थोड़ा चिड़चिड़ा ही चुका था, क्योंकि वो आखिर बार नित्य से तभी मिला था जब वो उसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए छोड़ने गया था। इस समय नित्य बहुत ज्यादा बिजी थी क्योंकि उसको अपने प्लान पे वर्क करना था। वही स्नेहा जिसे खबर मिली थी कि मोक्ष 2 दिन से नित्य से नहीं मिल है, जिसे सुन वो तो ये सोच सोच के खुश हो रही थी कि नित्य और मोक्ष का झगड़ा हुआ होगा, इसलिए मोक्ष 2 दिन से नित्य से मिलने नहीं आया। और नहीं वो दोनों अब ज्यादा साथ में घूमते हैं, और नहीं वो रोज की तरह वो नित्य ड्रॉप और लिख नहीं कर पा रहा है। आज भी सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के हंसी खुशी अपन नाश्ता कर रहे। वही स्नेहा अच्छे से रेडी होकर बैठी हुई, उसके चेहरे पे एक अलग ही नूर था। उसने आज मोक्ष से मिलने का प्लान किया था। नित्य डाइनिंग टेबल पे मौजूद नहीं थी, वो किसी काम से सुबह ही बाहर चलो गई थी। इस वक्त डाइनिंग टेबल पे बहुत ही लाइवली माहौल चल रहा था। ऋषभ जी राधिका जी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। वही आशीष उन दिनों देख के हंस रहा था, क्योंकि राधिका जी अभी कुछ देर पहले ही ऋषभ जी को उनकी उम्र को लेकर ताने मार रही थी। वही ऋषभ जी उस ताने का बदला ले रहे थे। वो सब लोग अपने अपने में बिजी थे कि तभी उन्होंने हॉल से कुछ आवाज सुनाई दिया, जिसे सुन वो लोग जल्दी से हॉल में राधिका जी, ऋषभ जो और आशीष हैरानी से सामने की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इनके घर में इस वक्त बहुत सारे गार्ड अंदर आ रहे। वही उनके बीच में एक अधेड़ उम्र का आदमी भी था। जब राधिका जी की नजर उस आदमी पे गई तो उनके मुंह से अनायास ही निकल गया, सुकेश सिंह तुम। हाँ मैं मुझे अच्छा लगा कि मैं तुम्हें याद हूँ, और नहीं कभी मैं तुम्हें खुद भी भूलने नहीं दूंगा। तभी राधिका जी गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में अपनी गंदी सोच के साथ गंदे कदम रखने की? अभी के अभी निकलो मेरे घर से। उनकी बात सुन सुकेश हंसते हुए बोला, ये घर जिसे मैं तुम एक रानी की तरह रहती, वो घर अब मेरा है आज से, और अभी से मैं इस घर का असली मालिक हूँ। उसकी बात सुन राधिका जी व्यंग से बोली, लगता सुकेश तुमने कोई कॉमेडी क्लास ज्वाइन की है, इसलिए तुम इस तरह के जोक मार रहे हो। आज राधिका जी वो राधिका नहीं लग रही जो अपने पति और बच्चे और बाकी लोगों के साथ होती थी। आज उनके अंदर एक तूफान चल रहा था, जिसे एक शब्द में कहे तो गुस्सा और नफरत। राधिका जी बात सुन सुकेश ने हंसन लगा, फिर बोला, जान तुम्हें क्या लगता है मैं जोक कर रहा? सॉरी लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। आज मैं तुम्हें एक मौका और देता है, इस बूढ़े ऋषभ को छोड़ और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। वैसे भी इस ऋषभ के पास उसके 4 बेटे हैं और एक बेटी है जो इसका ख्याल रख लेने। और मैं तुम्हार वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वो राधिका जी के कदम में गिर गए, क्योंकि कि उसके मुंह जान शब्द सुन के ऋषभ जी और आशीष को अभी तेज गुस्सा आया था, इसलिए कोई कुछ समझ पाता दोनों ने। ऋषभ जी ने सुकेश को चेहरे के एक पूंछ चढ़ दिया, वही आशीष ने उसके चेहरे पे मर और उसको राधिका जो कदम में धक्का दे दिया, और खुद भी दोनों उनके सामने खड़े हो गए। वही ऋषभ जी ने एक बार फिर से उसका कॉलर पकड़ लिया था, लेकिन सुकेश के गार्ड्स ने उनको पकड़ लिया। तभी सुकेश हंसते हुए राधिका जी तरफ देखते हुए बोला, बहुत घमंड है न तुम्हें खुद पे और ओम परिवार पे, लेकिन देखो कैसे तुम्हारे बेटे ने तुम्हें धोखा दिया और सिंघानिया का पूरा बिजनेस और इस घर को मेरे नाम कर दिया है, और खुद इस देश को छोड़ के चल गया। उसकी बात सुन राधिका जी गुस्से से बोली, बंद करो अपना नाटक, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। तभी सुकेश ने आओ हाथ को आगे बढ़ाया कि तभी उसके गार्ड्स में एक ने आगे आकर उसके हाथ पे वही ब्लू फाइल रख दी जिसपे उन जापानीज क्लाइंट ने साइन करवाया था, और उस फाइल को उनकी तरफ बढ़ दिया, जिसे आशीष ने थाम लिया और उस फाइल को पढ़ने लगा। कुछ टाइम बाद वो अपनी जॉब पे फ्रीज हो गया था। वही जब ऋषभ जी आशीष को चुप देखा तो बोले,
क्या हुआ है आशीष? डैड, भाई ने इसे साइन किया है, आशीष सदमे से बोला, लेकिन फिर गुस्से से फाइल को सुकेश के हाथ में देते हुए बोला, बिग ब्रो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, मुझे उन पे पूरा भरोसा। तभी सुकेश खुशी से बोला, अगर ऐसा है तो कॉल करो अपने बिग ब्रो को और उससे इस बारे में पूछ लो। तभी ऋषभ जी बोले, करो आशीष कॉल उसे। उनकी बात आशी ने रक्षित को कॉल लगा दिया, एक बार दो बार ऐसे करते करते लगभग 20 बार आशीष ने कॉल किया, लेकिन रक्षित ने फोन को पिक नहीं किया। वही उसको इस तरह ट्राई करते देख सुकेश को हंसी आ गई। उसने राधिका जज और ऋषभ जी को तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, हाथ टूट गया तुम्हारा? घमंड देख नहीं उठा रहे तुम्हारा बेटा फोन, जबकि ये बात अब तक प्यार मीडिया में फैल चुकी है। तभी ऋषभ जी बोले, मुझे मेरे बेटे पे खुद से ज्यादा भरोसा है, इसलिए मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। तभी एक बार फिर सुकेश बोला, ओह नो, तुम तो अभी तक गलतफहमी में जी रहे हो, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा घमंड तोड़ मुझे ये पेपर साइन करके दिया है और मुझे से पैसे भी लिए और अब इंडिया से बाहर है। ये सब बोलते वक्त अब उसके चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। फिर वो आगे बोला, वैसे मैंने सुना है तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी वापस आ चुकी है, लेकिन जो भी बोलो, उसके इस घर में कदम रखते हुए तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। अब देख, पहले तिहाड़ मॉम डैड का एक्सीडेंट और अब तुम लोग बेघर होने वाले हो, लेकिन तुम्हारी बेटी मेरे लिए बहुत शुभ है, तो उसके लिए मेरे पास एक ऑफर है। तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो, बदले में तुम्हें तुम्हारा सब कुछ मिल जाएगा, वैसे भी इससे अशुभ। वो आगे कुछ बोलता इससे पहले ही आशीष, जो कि उसके पास खड़ा था, वो गुस्से से चीखा, बस बहुत हो गया, और एक लात सुकेश के पेट पे मार दी और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिटिल सीस के बारे में ऐसा बोलने की? वही वो उसको मारने के आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सुकेश के बॉडीगार्ड ने उसे भी पकड़ लिया। तभी सुकेश उसके पास आते हुए बोला, बहुत चलते हैं न तेरे हाथ और पैर, एक ड्राइवर का बेटा होकर तूने मुझे मारा। फिर वो राधिका जी और ऋषभ जी तरफ देखते हुए, इन लोगों ने तू जैसे ड्राइवर के बेटे कभी भी मैनर नहीं सिखाए हैं, न इसलिए तू इतना उछाल रहा है। फिर वो आशीष की तरफ देखते हुए बोला, वैसे भी मैंने गलत क्या बोला, वैसे भी वो एक अशुभ लड़की। उसके आगे शब्द उसके गले में अटक गए क्योंकि आशीष ने उसका गला पकड़ लिया था। कुछ गार्ड्स जल्दी से आगे आए, आशीष के हाथ को उसके गले से हटाने लगे। जैसे तैसे करके उन लोगों ने आशीष के हाथ को सुकेश के गले से हटा दिए कि तभी सुकेश लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कुछ टाइम जब उसकी सांसें निर्मल हुई, वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते बोला, जिस हाथ से इसने मेरा गला पकड़ था उस हाथ का माया तोड़ दो कि कभी जुड़ ना सके, उसके बाद सभी को इस घर से बाहर फेंक दो। वैसे भी मीडिया वाले भी देखे को कैसे सिंघानिया परिवार उन्हीं के पल से धक्के मार के निकला जा रहा है। उसी बात वो गार्ड्स आशीष को जबरदस्ती पकड़ के वहां रखे काफी टेबल पे एक लात उसके लात पे मारकर उसके घंटे के बल बैठा देते हैं। वही साइड में खड़ी स्नेहा के लिए ये सब बहुत ही एंटरटेनिंग था। वैसे भी उसको बस यहाँ पे अपने मकसद को पूरा करना था, उसने भी उसका सबसे बड़ा मकसद मोक्ष था। वहीं वो गार्ड्स में से एक ने अपने हाथ में एक हॉकी स्टिक को पकड़ रखा था और उसको लेकर सीधा आशीष के सामने खड़ा हो गया और उसको मारने के लिए हाथ ऊपर किया। सबने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक ही वह पे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। स्नेहा ने तो बस आंखें बंद करने का नाटक किया था, वो अपना आंखें थोड़ा सा खोल के सब देख रही थी। वहीं इंडिया से दूर एक ऑफिस के केबिन में बैठ रक्षित अपने लैपटॉप पे अपने घर की सीसीटीवी फुटेज को देख रहा। उसके भी हाथों की मुट्ठी कस गई थी। उसका दिल कर रहा कि वो अभी इस वक्त सुकेश का जुबान उसके हलक से खींच ले, लेकिन सिर्फ नित्य के प्लान के हिसाब से वो अभी ये था। तभी उसके फोन पे किसी का मैसेज आया। मैसेज देखते ही रक्षित के होठों पे स्माइल आ गई। उसने लैपटॉप बंद किया और अपने ऑफिस रूम से बाहर निकल गया और अब सिर्फ मीटिंग रूम आ गया। वहां बैठे सभी लोग नस उसका चेहरा देखा रहे, जिसपे हमेशा की तरफ कोई भाव नहीं था। वही सब लोग उसके चेहरे को देख समझने की कोशिश कर रहे कि क्या इंटरनेट ओ ए फेलो बात सच है या नहीं, इसलिए सब लोग बस उसका चेहरा देख रहे थे, लेकिन उनके हाथ सिर्फ मायूसी ही लगी थी। इंडिया में पलक अपने क्लास में बैठी हुई थी और बाहर की तरफ देख रही थी कि तभी उसकी नजर एक बिल्ली के बच्चे पर गई। ब्लैक एंड व्हाइट के मिक्सचर में वो बिल्ली बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसकी हरी आंखें धूप में एक ही चमक रही, जिसे देख पलक जल्दी से क्लासरूम से बाहर जाने लगी। वो अभी क्लासरूम के गेट पास आई थी कि किसी से टकरा के नीचे गिर गई। उसके हाथ के हल्की खरोच आ गई। उसने सामने की तरफ देख जहां पे एक मोटा लड़का खड़ा था, वही उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी। उसने उस मोटे लड़के की शर्ट की स्लीव को खींचकर बोली, भाई ये ही वो अनाथ लड़के हैं जिसने मुझे मारा था और आपको मोटा भी बोली थी। उसकी बात सुन वो लड़का गुस्से से आगे बढ़ा और पलक, जो कि जमीन से उठ रही थी, उसको पीछे से धक्का देकर गिरा दिया था। अभी लंच ब्रेक था तो सभी बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। इस बार उस लड़के के धक्का देने के कारण पलक का सर डेस्क से जा लगा, जिसे उसको बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था।
उसकी आंखें को आंसू मोती की तरह बह निकले। तभी वो लड़का फिर से आगे आया, लेकिन वो अभी पलक को छू बिना उसे पहले ही किसी ने उसको धक्का दे दिया और वो लड़का फुटबॉल की तरह लुढ़क गया। वही पलक ने देखा उसके सामने वंश खड़ा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उस मोटे लड़के तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को गिराने की, उसको धक्का देने की। वही अंश सीधा पलक के पास आया और पलक को अच्छे से खड़ा किया और उसको चेक करने लगा कि कहीं उसने चोट तो नहीं आई है। तभी उसकी नजर पलक के हाथ पे गई जहां पे खरोच आई थी। फिर उसने उसके सर पे देखा जहां के बेंच लगने की वजह से रेड होकर फूल गया था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और सीधा उस मोटे लड़के पास आए और उसके मुंह के एक पूंछ मार दिया, जिसे उस लड़के की नाक से खून बहने लगा था। राजवीर की ट्रेनिंग की वजह से अंश और वंश में थोड़ी ताकत आई थी, लेकिन अंश में ज्यादा थी क्योंकि वंश हमेशा ही ट्रेनिंग में आनाकानी करता था। इसलिए अंश खुद को स्ट्रांग बन रहा था ताकि अपने भाई को पराते कर सके। और ऊपर अब उसके ऊपर पलक की भी जिम्मेदारी थी। उसने उसे लगातार और 2 पंच मारा, फिर पलक को लेकर मेडिकल रूम चले गए। टू बी कंटिन्यूड।